नमस्कार दोस्तों, ट्रू स्टोरी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं तुलसी। मैं मुस्कान रस्तोगी से इतना कहना चाहती हूँ कि आपका हस्बैंड इतना प्यारा सा था। आप एक टपोरी जैसे इंसान के साथ वक्त बिता रही थी। उनको इस बारे में भनक थी। फिर भी वो थोड़े से पैसे कमाने के लिए और तुम्हें ऐसा आराम की ज़िंदगी देने के लिए बाहर विदेश में जाके काम कर रहे थे। मंथली तुम्हें पैसे भी दे रहे थे, एक अलग से सेपरेट घर भी तुम्हें लेके दिया था। और तुम इस टपोरी टाइप के इंसान, जो कि कबाड़ बीनने वाला जैसा लग रहा है देखने में, इसके साथ रंग रेलियाँ मना रही थी, वक्त बिता रही थी। इसके साथ हस्बैंड वाइफ जैसा रिश्ता आपने बना के रखा था। तो आप अपनी मर्जी का सब कुछ कर रही थी। आपका हस्बैंड तो बाहर रह ही रहा था। उसको ऐसे मारने की क्या ज़रूरत थी? किसी का बेटा को इस तरीके से मारना, टुकड़े करना, आपको उनसे तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। फिर 2-4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, महीना भर के लिए वो इंसान आता था तुम पर रौब जमाने के लिए नहीं, तुम्हें दादागिरी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि वो इसलिए आता था ताकि तुम्हारे साथ कुछ पल बिता सके, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर सके, तुम्हारी बेटी का हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर सके और अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिता सके। इतने थोड़े से वक्त में ही तुम उससे इतना ऊब गई थी। वो तो तुम्हारे लिए एक एटीएम कार्ड की तरह था, जो मंथली तुम्हें तुम्हारी ऐश आराम के लिए, घूमने फिरने के लिए, शौक श्रृंगार के लिए, तुम्हारी अय्याशी के लिए पैसे दे रहा था। तुम्हारी इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि तुमने उसके टुकड़े टुकड़े करे, बल्कि इतनी दर्दनाक मौत उसे दी। और मौत देने के बाद तुमने उसके साथ जो कुछ किया है, उससे पूरा देश एकदम से सिहर उठा है। जहाँ तक भी ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँची, सारी दुनिया तक ये बात पहुँच गई। और आज सभी लोग, पूरी लड़की समाज, पूरी महिला समाज पे ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि औरत के अंदर कितनी भूख होती है हर चीज़ की, हवस की और दूसरे मर्दों की और पैसों की या ऐश आराम की या यासी की, नशे की। तमाम प्रकार के इल्ज़ाम इस तरह लगाए जा रहे हैं। तो आपको उन्हें मारना नहीं चाहिए था। आप उनसे अलग हो जाती, कहीं दूसरी जगह आपको जो भी करना था। वैसे तो देखा जा रहा है कि भाई वो तो इंसान लंदन में रह रहा था, तुम्हें पैसे ही दे रहा था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। पास में ही तुम्हारा मायका था, थोड़ी दूरी पर तुम्हारा ससुराल था और मोहल्ले का ही तुम्हारा प्रेमी था। और एक जो बेटी थी वो ज़्यादातर अपनी नानी के पास रहती थी। तुम्हारे पास किसी प्रकार का कोई बंधन तो था नहीं। फिर तुमने किसी दूसरे के बेटे को इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी? और उस आदमी को जो अपने भारत देश में पति परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, अगर आप उन्हें इस दर्जा नहीं दे सकती थी तो आप उनसे अलग हो जाती। आप उनके 2-4 दिन के लिए वो आपके पास आते थे वक्त बिताने के लिए, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, बेटी का बर्थडे। तो 2-4 दिन में ही आप इतना परेशान हो गई थी। 2-2 से 5-5 साल उनको लंदन में काम करते हुए थे और आप इतने में ही इतना ऊब जाती थी 2-4 दिन में कि आपने उनको रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। उनको रास्ते से हटाने की क्या ज़रूरत थी? आप खुद ही घर छोड़कर उस टपोरी के साथ चली जाती, उस टपोरी के साथ रह लेती। और आपको वहाँ नहीं जम रहा था, किसी प्रकार का कोई डर था, तो आप कहीं दूसरे शहर में जाके शिफ्ट हो जाती। थोड़ी कहा सुनी होती, डाइवोर्स हो जाता और इतना जान माल का खतरा नहीं होता। किसी के बेटे की, बेगुनाह इंसान की जान नहीं जाती। और आज देखिए, लव मैरिज केस में जो है ज़्यादातर, जैसे अमित था बेंगलोर का, जो एआई इंजीनियर, उसने भी अपनी पत्नी से परेशान होकर ऐसा कदम उठाया था, अपने ज़िंदगी को ख़त्म किया। और आखिरी शब्द उनके ये थे कि मैं कमा रहा हूँ, मेरी कमाई से मेरे जो दुश्मन हैं वो मजबूत हो रहे हैं, वो ऐश कर रहे हैं और वो ताकतवर होते जा रहे हैं, और मैं कमा रहा हूँ और मेरे पास पैसे नहीं बच रहे हैं। ऐसे कुछ उनके शब्द थे। मेरा जो बच्चा है वो पालने में सक्षम नहीं है, उसके लिए मेंटेनेंस का वो पैसा मुझसे मांग रही हैं। उनकी हर व्यक्ति पैसे मेरे से दिए जा रहे हैं। उन्होंने जो मुझ पर और मेरे परिवार पर उल्टे सीधे झूठे इल्ज़ाम लगा रखे हैं, जिस वजह से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे पेशी करने के लिए वहाँ जाना पड़ता है, आने जाने में दिक्कत होती, छुट्टी मारी जाती, पैसा खर्च होता है। और जो जज इस केस की सुनवाई कर रहे हैं, उस पर भी अमित ने कई सवाल खड़े किए थे कि जज को सुलह करवाना चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता बनाना चाहिए। यहाँ तो जज भी मेरी पत्नी के साथ मिलकर मेरे पैसे खाने की फिराक में हैं।
करोड़ों की डिमांड रख रही है, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। मेंटेनेंस के 3 करोड़ रुपए अमित से मांगे गए थे और कोर्ट का जब आर्डर होता है तो इंसान यहाँ मजबूर हो जाता है, उसे कोर्ट के आर्डर को मानना पड़ता है। तो वो खुद को बेच दे, पूरा घर मकान दुकान, तो भी इतनी बड़ी रकम को वो नहीं जुटा सकता था इंसान। और ये सब चीज़ें जज साहिबा को भी सोचनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये सारी बातें कहते हुए मौत को चुनने का रास्ता चुना और उसको गले लगाया। और ये सारी बातें सोशल मीडिया पर ये भी ट्रेंड करी, लोगों ने सहानुभूति जताई और फिर केस तारीख पे अटक के रह गया है। उधर कोलकाता में भी नर्स का केस सामने आया था, वो भी तारीख पे तारीख अटका है। सारा केस आईने की तरह साफ है कि भाई ये संजय है और ये प्रिंसिपल है, ये सब कुछ किसी न किसी तरीके से इन्होंने ऐसा करके दोषी बन रहे हैं। कुछ केस बन रहे हैं, कुछ डिमांडें हो रही थी, वो भी केस अटके पड़े हैं। अगर ऐसे ही केस अटके पड़े रहेंगे तो ऐसे ही जो क्राइम है उसको बढ़ावा मिलता रहेगा, क्योंकि लोगों को किसी प्रकार का कोई खौफ ही नहीं है। इंदौर में भी नितिन परिहार ने मौत को गले लगाने का रास्ता चुना। उन्होंने भी वीडियो, उन्होंने आखिरी शब्द भी उनके यही थे कि मेरी जो पत्नी है, मैंने उसके लिए अपने भैया भाभी, अपने माता पिता सबका अपमान किया, उसकी खुशी के लिए मैं अलग से रहने लगा, फिर भी वो अपनी माँ के साथ चली गई, मेरे साथ नहीं आ रही है। उसके लिए मैंने अपने सगे परिवार का कई बार अपमान किया और आज वो मुझसे तलाक मांग रही है और मेंटेनेंस के लिए लाखों रुपए की डिमांड कर रही है। मैं अकेला उसके साथ रह रहा था, कमा खा रहा था। मैं एक मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ, मेरा घर मकान भी बिक जाएगा माता पिता का, तो भी मैं इतनी बड़ी रकम नहीं जुटा पाऊँगा। मिडिल क्लास लोग ये समझ सकते हैं कि कितनी उनको तकलीफ़ होती है। वो मुश्किल से ही अपने महीने का गुजारा कर पाते हैं, आराम से रह पाते, खा पी पाते हैं। और यहाँ अगर कोई गलत सलत केस कर दे पत्नी, उसकी दहेज प्रताड़ना या फिर घरेलू हिंसा का या किसी भी धाराओं का जो महिलाओं के फेवर में बनाई गई हैं, उनको देखते हुए अगर वो गलत केस लगा देती है तो लड़के पक्ष को परेशानी हो जाती है। और फिर तलाक और मेंटेनेंस में जो लाखों रुपए की डिमांड रखी जाती है, उस पर तो उनको पास कोई मौत के अलावा रास्ता ही नहीं उनको दिखाई देता है। तो ये नितिन परिहार का केस बना और फिर ऐसे कई केस दिल्ली के, भोपाल के, मध्य प्रदेश के, लखनऊ के, कोलकाता के और तुम्हारे बेंगलुरु के, ऐसे कई केस बने हैं जहाँ या तो लड़कों ने अपनी पत्नी की मेंटेनेंस की वजह से या किसी प्रताड़ना की वजह से खुद ही मौत को गले लगाया, या फिर उनकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ या अपने परिवार के साथ कहीं ना कहीं मिलके इन लोगों की मौत की जिम्मेदार वो बनी हुई है। तो मैं लड़कियों को इस कहानी के माध्यम से, इन सारी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि देखो लड़कियों, तुम अगर शादी करना चाहती हो और तुम्हारे शादी के बाद अपने ससुराल पक्ष से या तुम्हारे पति से पर्सनली जो भी एक्सपेक्टेशन हैं, जो भी तुम्हारे शौक श्रृंगार हैं, घूमना फिरना हो, सजना संवरना, सोना चांदी, पैसे, ऐसा आराम, जो कुछ भी है एक सरकारी स्टैंप पे लिख कर दे दो और उसे साल 6 महीना का एक मौका दे दो सोचने समझने का कि वो अगर तुम्हारी ये सारे ऐसा आराम पूरे करने में सक्षम हैं और इसको लेकर कभी भविष्य में हम दोनों के बीच किसी प्रकार की कोई तनातनी नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी, तो ही इस शादी जैसे बंधन पवित्र रिश्ते में आप बंधे और आगे बढ़े। दूसरी बात ये है कि लड़कियां पढ़ाई लिखाई करो, अपना कुछ जो आपके ऐश आराम है पहले से ही। और माता पिता को भी मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ। अगर उनकी पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं है तो जिस चीज़ का उन्हें शौक़ है, कढ़ाई बुनाई, इंटरनेट में, यूट्यूब चलाने में, जिस चीज़ में उनकी रुचि है, जो वो करना चाहती हैं, उनमें उनकी मदद करो, उन्हें सक्षम बनाओ, ताकि इस तरीके से दूसरे, अगर तुमने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है, दूसरे के घर संवारने के लिए अपनी बेटी दे रहे हो, तो उन्होंने भी अपने बेटे को जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए कि बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जिनके पास लड़के हैं वो इसी उम्मीद में अपने लड़के को देखते रहते हैं कि बुढ़ापे में बेटा बहू उनके मददगार बनेंगे, सहारा बनेंगे, उनका वक्त व्यतीत करने में मदद करेंगे।
तो अगर इस तरीके की जब केस सामने आते हैं तो परिवार के लोग डर जाते हैं। और लड़कियों, अगर आप बहुत ही ज़्यादा आपके शौक़ हैं तो खुद ही कुछ मेहनत करो, कमाई करो और उनको पूरा करने की कोशिश करो। इस तरीके से दूसरे के घरों में जाके वहाँ लड़ाई झगड़ा करके दूसरे के लड़के पे तमाम प्रकार के दबाव डाल के, झूठे इल्ज़ाम लगा के, सब लड़कियां या महिलाएं ऐसी नहीं होती हैं। हमने जितने केस अभी तक देखे हैं, सुने हैं न्यूज़ वगैरह में, उनके अकॉर्डिंग सिर्फ हम इतना ही कहना चाहते हैं कि धीरे धीरे वक्त के साथ ये जो केस हैं और ये सुसाइड के हैं या मर्डर के हैं, ये सारे केस बढ़ते जा रहे हैं। और इनमें कहीं ना कहीं या तो एक्स्ट्रा अफेयर पति का है या पत्नी का है, ये है। दूसरी बात, या उनकी अय्यासी है या शाराम है या फिर नशा है, या फिर उनके जो माता पिता हैं वो उनको उल्टे सीधा सहयोग करते हैं और झूठे केसों में उनकी मदद करते हैं। तो आप अपने बच्चों को अगर किसी झूठे केसों में उनकी मदद कर रहे हो तो तुम अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। क्या फ़ायदा, इतने केस यहाँ बटे हैं, घटित हो गए हैं, तो इन सब को देखते हुए तुमने अभी तक ये तो समझ ही लिया होगा कि इन सब के बाद कोर्ट कचहरी ही रह जाती है न। तुम जिस सुकून के लिए, तुम ऐसे के लिए जो कुछ भी ये क्राइम में तुम शामिल हो रहे हो ना, वो तो सब धरा रह जाता है और तुम्हें बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। बदनामी होती है सो अलग लोगों की नज़रों में गिर जाते हो, अलग सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में तुम्हारे चेहरे पहचान लिए जाते हैं, सो अलग ये सब कुछ झेलना पड़ता है। इन सब चीज़ों से आपके बच्चे का भविष्य कभी सुधर नहीं पाता, संवर नहीं पाता। तुम इन सब के लिए ये गलत काम में उनकी मदद करते हो, बल्कि वो तो खुद ही इन सब चीज़ों में फंसकर परेशान हो जाते हैं और उनको मिलती है जेल की सलाखें या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर। और फिर तुमने जो तुम्हारा आय का साधन जिनको बना रखा था, उन्होंने या तो खुद को ख़त्म कर लिया है या फिर आपने अपनी बेटी के साथ मिलकर उनको। अब ये जो मुस्कान रस्तोगी हैं, इनके माता पिता मीडिया वालों को बयान दे रहे थे कि दामाद तो हीरा था, बहुत अंधाधुंध प्यार करता था बेटी को, मेरी बेटी बदतमीज़ थी। अब तो जब उसने तुम्हारे दामाद को मार दिया, तुम जब सोशल मीडिया में आकर कह रहे हो कि मेरी बेटी बदतमीज़ थी, तो तुम्हें जन्म से अभी तक अपनी बेटी की हरकतें या उनकी बदतमीजी मालूम नहीं थी? क्या तुम उनको बार बार रोज़ समझा नहीं सकते थे कि तुम ऐसा वैसा कोई कदम नहीं करना? तो बार बार ऐसे समझाने से भी हमें थोड़ी बहुत भनक तो रहती है। आप कहेंगे कि भाई बच्चों को समझा ही सकते हैं, लेकिन किसी के बच्चे जाके किसी का ऐसे कत्ल कर देंगे, इस बात का किसी को अंदाज़ा थोड़ी होता है। सही बात है कि अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन इतना तो अंदाज़ा होता है कि आपके जो बच्चे हैं वर्तमान में कर क्या रहे हैं। सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, या अपने चरित्र खराब कर रहे हैं। उड़ती उड़ती लोगों के माध्यम से खबरें तो सबके कानों में होती ही हैं, लेकिन माँ बाप जो होते हैं ना, अपने बच्चों के प्रति मोह में इतने, उनके प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये जो वक्त चला जा रहा है और ये जो आपके बच्चे की हरकतें हैं, एक ना एक दिन उसे तो मुसीबत में डालेंगी और साथ में तुम लोगों को भी मुसीबत में डालेंगी, सबको मुसीबत में डालेंगी। तो उनको वहीं लगाम लगाएं, रोकें उनको, कुछ उनको पनिश करें, ऐसा कुछ डर दिखाएं कि वो इन गलत हरकतों से थोड़ा सा बाहर निकलें, या फिर कुछ ऐसा परिणाम सामने आ जाए कि किसी की जान माल का खतरा ना हो, नुकसान ना हो, किसी परिवार का, उनका कुल दीपक ना उजड़े। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। और अगर आप लड़के के माता पिता हैं तो मैं यही कहना चाहती हूँ, लड़कों से भी शादी से पहले जो लड़की घर परिवार छोड़कर तुम्हारे साथ भागने को तैयार हो जाए, ऐसी लड़की से तुम कभी शादी मत करना। क्योंकि जो अपने माँ बाप घर परिवार के खिलाफ़ जाके तुम्हारे साथ शादी करेगी, कुछ वक्त के बाद वो तुम्हारे खिलाफ़ भी हो सकती है और कहीं दूर भी दूसरे के साथ भी भाग सकती है। वहीं लड़कियों के से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो लड़का अपने घर परिवार के खिलाफ़ जाके, माता पिता के खिलाफ़ जाके तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार हो जाए, तुम ऐसे लड़के से कभी शादी मत करना। क्योंकि जो लड़का अपने माता पिता के खिलाफ़ जाए, अपने घर परिवार के, और तुम्हारा हाथ थामे, कुछ वक्त के बाद वो वापस से तुम्हारा हाथ भी छोड़ देगा। तो लड़का लड़की दोनों ही
परिवार की राजी खुशी, सहमति और उनके आशीर्वाद से ही शादी जैसे बंधन में बंधें और अपने जीवन को खुशनुमा जिएँ। और थोड़ा-सा अपनी जो ऐश-आराम की जो भावनाएँ हैं, कोशिश करें कि शादी से पहले खुद ही इतने सक्षम हो जाएँ कि उसके लिए तुम्हें ऐसा घिनौना कदम ना उठाना पड़े, मुस्कान जैसा। बाकी आपको कहानी अच्छी लगती है या इन्फॉर्मेशन थोड़ी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए और अच्छी अपनी जो भी आपकी बातें हैं उन के बारे में बातचीत करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप भी अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो हमसे बात कर सकते हैं, अपनी स्टोरी हमें बता सकते हैं, तो हम आपकी स्टोरी भी इस तरीके से लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आप कहाँ से ये स्टोरियाँ सुनते हैं और आपको कैसी लगती हैं, कमेंट में अपना नाम, उस जगह का नाम ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।